Infotronics India. Respected sir will be giving his valuable time to us, and he shall be sharing his valuable industry experience of more than 10 years in area of IoT. And another topic that we are going to cover in this is application of artificial intelligence in IoT. That is artificial intelligence in IoT. And it is a great pleasure and honor that Sir has graced us with his presence. Uh, we would like to thank on behalf of Technical Events Cell, Parul University, for sparing out your valuable time for us, sir. And now I would request you to please start the session. Mr. Bhupendra, sir, please take over. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मधु सर फॉर इनवाइटिंग अस. बेसिकली ये मेरा थर्ड इंटरेक्शन है पीयू के लिए वेबिनार सीरीज के थ्रू. नेक्स्ट वन आवर में 1.5 आवर में जो भी हमारा समय है, इसमें हम जो भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली जो हमने आईओटी में रोबोटिक्स में जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे. कोई हम लोग प्रेजेंटेशन इन सब सारी चीज़ों पे ना जाते हुए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल की हैं, लाइक फोर्स मोटर में, पेनिकल इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे, या फिर वोल्वो बसेस के साथ जो काम किया है उसका कुछ एक छोटा मोटा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो मैं शेयरिंग मोड पे जा रहा हूँ यहाँ से. किसी की कोई क्वेश्चंस क्वेरीज रहती है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी ड्यूरिंग द सेशन. Sir, at the end of session, we will take the question. श्योर श्योर. आई थिंक स्क्रीन मेरी प्रेजेंटिंग मोड में है. Yes, sir, visible. थैंक यू मधु सर, थोड़ा सा रिप्लाई करते चले आप. बेसिकली हम यदि इस डोमेन को नाम दें टेक्नोलॉजी टू सर्व सोसाइटी, एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, इनके थ्रू काफी इंडस्ट्रीज में काफी कुछ काम हो रहा है. सपोज दैट यदि आईओटी की बेसिक एप्लीकेशंस पे हम लोग जाएं तो वो सारे के सारे डिपेंड करती हैं किसी भी प्रोग्रामेबल डिवाइस पर, लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल. तो उस डोमेन में, एम्बेडेड सिस्टम में हम ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग आईओटी के डोमेन में जाते हैं. आईओटी में बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में यदि कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है, तो फॉर एग्जांपल सिंपल हम जनरल लाइफ में देखते हैं कि मोबाइल कोई हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं चाहूँ कि घर के अप्लायंसेस वगैरह ऑपरेट करूँ. ये सबसे सिंपल और एक बेसिक एग्जाम्पल है जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं. कि कोई हमने ऐप बना के रखा हुआ है, या फिर हमारे पास कोई एक वेब पेज है, वेब पेज में हम रेडियो बटन से इनपुट्स दे रहे हैं और उस इनपुट्स के थ्रू हम लोग अप्लायंसेस को ऑपरेट कर रहे हैं. ऐसा कुछ कुछ हम यदि करना चाहते हैं तो बेसिकली इस तरीके की चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं. डिवाइस से डेटा लेके इंटरनेट पे शेयर करना, या फिर इसका दूसरा कम्युनिकेशन, वी कैन से टू वे कम्युनिकेशन, कि सपोज दैट हमें वेब से डिवाइस को एक्सेस करने हैं, या फिर डिवाइस जो है वो वेब पेज पर रिस्पॉन्ड करे. इस तरीके का कुछ पार्ट हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है. अब यहाँ पे कुछ मैं आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा. ड्यूरिंग द कोविड भी हमने एक वेबिनार लिया था. उस टाइम पे हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे. हम लोगों ने यूवी सैनिटाइजिंग सिस्टम्स बनाए. ये बेस्ड टोटली आईओटी भी थे. काफी इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने इस तरीके की मशीन्स को सप्लाई किया है, एमपी में और एमपी के बाहर, और यही बेसिक एप्लीकेशंस उसमें यूज हुई है. रोबोटिक्स में हम लोगों ने काफी काम किया. ये उसके बाद हेल्थ सेंसर एंड एप्लीकेशंस में भी हम लोगों ने आईओटी का यूज किया. तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले इस प्रोडक्ट पे आते हैं. इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ये एक यूवी सिस्टम है. इस यूवी सिस्टम्स को 75 वाट की हमने 2 यूवी इसमें इंस्टॉल मतलब लगा के रखी हैं, और इसको हम लोग ऑपरेट करते थे पर्टिकुलर किसी 100 to 150 स्क्वायर फीट के एरिया को सैनिटाइज करने के लिए. मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ. मैं जिस कैबिन में बैठा हूँ, इसी कैबिन को सबसे हमने पहले सैनिटाइज किया था. ये उसका एक छोटा वीडियो है, आप एक बार देखिए, फिर मैं डिटेल्स में उसके और एप्लीकेशंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ. आई थिंक वीडियो जो है वो प्लेइंग मोड में है. यस सर. ये यहाँ पे ये मशीन रखी हुई है, और इस मशीन को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. इसके 2 ऑप्शंस हैं. इसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ वाया रिमोट विद आरएफ रिमोट, जो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए रहता है 40 to 50 मीटर्स में, और दूसरा ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको आईओटी के थ्रू. तो अभी इसको मैंने कोई एक इनपुट कमांड दी है कैबिन के बाहर से,
ये मशीन को मैंने ऑपरेट किया। अब इसमें ये सारी एप्लीकेशन, सपोज दैट यदि मुझे इसको रिमोट से ऑफ करना है तो वो तो सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, जैसा जनरल लाइफ में हम लोग अपने घर में टीवीज वगैरह को या फिर सीडी प्लेयर को ऑन ऑफ करते हैं। बट यदि मुझे इसको इस तरीके से करना है कि पर्टिकुलर हमने अपनी एक एप्लीकेशन को ओपन किया, उसमें टाइमर सेट कर दिया कि 40 मिनट्स का टाइमर लगाना है, 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है, 20 मिनट्स का टाइमर लगाना है, तो ये मशीन उतने देर तक इस सिस्टम में ऑन रहेगी। अभी इस मशीन को ऑपरेट किया है रिमोट से, अब इसको रिमोट से ही मैं ऑफ कर दूंगा। ये मैंने इसको रिमोट से ऑफ कर दिया। अब मैं इसी यूवी सिस्टम की एक दूसरी एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इसको अब मशीन को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आईओटी। आईओटी का मैं यूज करके अभी क्या किया है, ये चार्टर्ड बसेस हैं, इंदौर में कुछ वोल्वो बसेस चलती हैं, उनका नाम चार्टर्ड बस रखा गया है। हमने बस के टॉप में ये यूवी सिस्टम्स लगाए हुए हैं और मैं बस के बाहर से इसको कमांड दे रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे ही वहां से ओके किया तो कुछ साउंड की बीप या कुछ बीप वगैरह आपको सुनाई दे रही होगी। 10 सेकंड बाद ये अपने पास आप यूवी ऑन हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपको को तो मैं सिर्फ अभी सिर्फ आईओटी की वर्किंग बता रहा हूँ कि इनके जनरल लाइफ में हम लोग कहाँ पे इनको यूज कर रहे हैं, और वापस से जब दूसरी कमांड देते हैं या फिर हम लोग का टाइमर हम लोग सेट कर देते हैं तो वो डिवाइस पर्टिकुलर उस टाइम के लिए ऑफ हो जाती है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, अब आईओटी की कोई भी आप डिवाइसेस या एप्लीकेशंस के लिए आप करते क्या है, एक इसमें सिंपल सी बात होती है कि हम लोग पर्टिकुलर एक जिस डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं उसमें एक कोई प्रोग्राम, चाहे वो हायर लेवल लैंग्वेज में हो लोअर लेवल लैंग्वेज में हो, उस प्रोग्राम को उस डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्न करना। प्रोग्राम को हमने अपलोड कर दिया, बर्न कर दिया, और एक पर्टिकुलर लिंक, जैसे मान लो मुझे ऐप में ओपन करना है या वेब पेज में ओपन करना है, वो पर्टिकुलर लिंक हम उस वेब पेज में पुट कर देते हैं। जब भी हम कोई रेडियो बटन या कुछ भी बताते हैं तो वहां से एक हम 10 की कमांड देते हैं। 10 की कमांड बोल दो, उसको सिग्नल बोल दो कि जैसे ही मैंने कुछ स्विच को प्रेस किया वो इनपुट वाईफाई के थ्रू डिवाइस तक पहुंचता है, उस एक लोकल आईपी के थ्रू। तो इस तरीके से चीजों को करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सपोज दैट यहाँ पे कोई एक एसी इंस्टॉल है और टेम्परेचर आपने मेंटेन कर रखा है 28 डिग्री। 28 के बाद जो है बाहर वाला कंप्रेसर या बाहर की मशीन अपने आप कट ऑफ हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जो सेंसर है वो उतना एनवायरमेंट को मेंटेन करता है। ये जनरल हमने देखा होगा। अब ऐसा होने लगा है कि हम लोग कहीं से भी पहले अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये रिमोट के थ्रू नहीं होता है, ये सिर्फ आईओटी के थ्रू ही होता है। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जनरल लाइफ में काफी सारी उपयोग हैं। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हमने जो फोर्स मोटर पिनेकल इंडस्ट्रीज के साथ एक रोबोट्स के साथ काम किया था। पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूँ आपके लिए क्या है। ये इस तरीके के वेल्डिंग रोबोट्स हैं पिनेकल इंडस्ट्रीज में। लगभग यहाँ पे 19 रोबोट्स हैं। ये सारे के सारे रोबोट जो है ना, ये वोल्वो बसेस की चेयर्स को बेल्ड करते हैं। आप इसके साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पार्ट रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है। पहले ये मशीन इस पार्ट्स को बेल्ड करेगी, फिर जो भी उसके साथ पर्सन असाइन रहेगा वो पार्ट को यहाँ से उठा लेगा, दूसरा पार्ट यहाँ पर रख देगा, और बिटवीन दैट यहाँ का पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मशीन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है वहां पे काम करने लगेगी। इस तरीके से कुछ काम होता है। तो ये जो 19 रोबोट्स काम कर रहे हैं, इनके साथ हमने एक डिवाइस को इंस्टॉल किया है, आईओटी डिवाइस। उसमें माइक्रो कंट्रोलर, वाईफाई यूनिट, रिले सर्किट, एक छोटा सा हमने एक डिवाइस बनाया है। अब उस डिवाइस का वर्क क्या है, यहाँ पे डिवाइस का वर्क सिर्फ इतना है कि मशीन दिन भर में जितने भी चेयर्स को बेल्ड कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन वेब पेज पर पहुंच जाना, और जब कंपनी शटडाउन होती है, इंडस्ट्री शटडाउन होती है, तो उसका एक एक्सेल फॉर्मेट बन के या पीडीएफ फॉर्मेट बन के पर्टिकुलर इन मिलेजिस पर सेंड हो जाना। ये बेसिकली काम है। तो हमने इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट को दो टाइप से किया था। सबसे पहले तो इस रोबोट के लिए कुछ 10 बाय 10 के केबिन्स बनाए गए थे जहां पे मशीन थी। तो हमने एक 2 बाय 2 का सबसे पहले एक सेगमेंट वाला एक डिस्प्ले लगाया था। सेगमेंट वाले डिस्प्ले में बेसिकली होता क्या था कि मशीन को कितनी टास्क असाइन की गई हैं, कितनी टास्क कंप्लीट हो गई हैं और एफिशिएंसी क्या है।
80% इफिशियंसी है, 90% इफिशियंसी है, जो हमने टाइम दिया है। पहले तो वो पार्ट हमने किया था, तो सेगमेंट, बड़े बड़े जो सेगमेंट्स आते हैं, वो सेगमेंट के साथ हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया। जब इस मॉड्यूल को हमने अपडेट किया 18-19 में, 18 की बात है, 18 to 19, हाँ, अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद हमारे लिए ये टास्क मिली गई कि हम ऐसा बार बार बोर्ड पे चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन से रोबोट, हमें आप एक व्यवस्थित पेज बना के दीजिए, और उस पेज को जैसे ही हम लॉगिन करके अपने कैबिन में से रिफ्रेश करके देखें, तो ना तो हमें कैमरे देखने की जरूरत है, हमें तो पूरी एक लिस्ट मिल जाए, रोबो नंबर 1, रोबो नंबर 2, रोबो नंबर 3, रोबो नंबर 4, इस तरीके से, और किस रोबो के साथ कौन सा पर्सन अलॉट किया है। रोबो नंबर 1 के साथ रमेश अलॉट है, रोबो नंबर 2 के साथ सुरेश अलॉट है, और किस रोबोट को कितनी टास्क दी गई और कितना काम हो चुका है, ताकि उस चीज को हम लोग पूरा ऑब्जर्व कर सकें। अब होता क्या था, मशीन जैसे ही ये वाली टास्क कंप्लीट करती है, मान लो सपोज दैट इस जो पार्ट रखा हुआ है, इस पार्ट पे 10 जगह बेल्ट करना है, जैसे ही इस पार्ट को कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद इस पार्ट पे आती है, तो एक ये पल्स देती है मशीन, इट मींस रोबोट एक 24 वोल्ट की पल्स देती है। वो पल्स हम लोग अपने सर्किट पे ले लेते हैं, सर्किट मतलब आईओटी डिवाइस पे लेते हैं, और वहां से हम लोग उसको हिट करा देते हैं वेब पेज पे। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी एक टास्क कंप्लीट हो चुकी है, फिर उसके बाद ये दूसरी टास्क कंप्लीट करती है, फिर यहाँ का रॉ मटेरियल तब तक रखा जाता है। इस तरीके से टास्क बढ़ती जाती हैं। तो ये देखने की जरूरत भी नहीं है कि आज दिन भर का क्या काम है या कितनी इफिशिएंसी हो चुकी है, ना किसी कॉल लगाने की जरूरत। आप जस्ट लॉग इन कीजिए अपना वेब पेज पे और सारे रोबोट्स की आप कंडीशन देख लीजिए। तो मैं एक बार वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं है। ये बॉट, अच्छा, बॉट जो है, रोबोट जो है, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि उसको कहाँ कहाँ बेल्ट करना है। मतलब इसमें जो भी पूरा पार्ट है, सारा का सारा काम प्रोग्राम के थ्रू है, कि प्रोग्राम के थ्रू आपको किस पॉइंट पे कहाँ कैसे बिल्ड करना है। ये बेसिकली इस तरीके के काम थे। तो करंटली हम लोग ने, अभी भी इन रोबोट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कुछ और हम लोगों ने एनहांसमेंट किए हैं इन मशीन्स के साथ। इसके बाद कुछ हेल्थ सेंसर एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कुछ हम लोग इस तरीके की डिवाइस डेवलप कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, उनमें और एनहांसमेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि ये ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों ने आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप डाउनलोड किया था, उस पर हमारी सारी अपडेट रहती थी। अभी जो हम जिस डिवाइस पर काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा है, कि भाई आपका टेम्परेचर कितना है बॉडी का, आपका बीपी शुगर की क्या कंडीशंस हैं, मतलब उसकी सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको एक सिस्टम पर मिल सके। इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर भी हम लोग काफ़ी कुछ अभी काम कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए, यदि करंट टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, तो जो पिछले 8 महीने में मार्केट बदला हुआ है, वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब कोई ब्रांच स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर ही सारी ब्रांचेस काम कर रही हैं, चाहे वो आईओटी के एप्लीकेशन हो, एआईएमएल के एप्लीकेशन हो। कुछ अभी हम जब एआईओटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, तो शिवांगी मैम कुछ आपको बताएंगी कि हम लोग कुछ हेल्थ सेक्टर के किन प्रोडक्ट्स पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने साउंड वेव्स और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को भी हम लोगों ने डीप लर्निंग और एआई के थ्रू जोड़ा हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कशन था, मतलब यदि कभी भी बात इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर एम्बेडेड सिस्टम, इन सब सारी चीज़ों की होती है, तो इन सर्किट्स के बारे में तो कुछ मैं आपसे डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, और यहाँ से जो आपके कम्युनिकेशन मीडियम रहेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम लाइक वायरलेस डिवाइसेस और माइक्रो कंट्रोलर्स, ये ही दो पार्ट आपके आईओटी के रहते हैं। तो हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से ये चूज करना पड़ता है कि हमें आईओटी में हमारी टास्क क्या है, उस टास्क के अकॉर्डिंगली हम लोग कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस को चूज करते हैं। सपोज दैट मुझे कुछ ऐसा यूज करना है कि सिर्फ एक छोटा सा ही काम है, ये काम है कि हमें सिर्फ डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना है। मैंने अपने मोबाइल में एक वेब पेज ओपन किया और यहाँ ऑफिस से बैठ के मैंने घर के सारे अप्लायंसेस ऑन ऑफ कर दिए, और उनका एक हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ, घर के अप्लायंसेस ऑन हो चुके हैं। तो उस टाइम पे हम लोग छोटे मोटे कंट्रोलर्स यूज कर लेते हैं, लाइक 8051 ऑर्डिनो,
MCUs, नोड MCUs, नैनो, इस तरीके के काफ़ी कंट्रोलर्स हैं जो आपने शायद सुने होंगे। इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होती है, कोई इनमें ऐसा दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन यही प्रोडक्ट यदि हम लोग कुछ इंडस्ट्री लेवल पे ले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग पिक और आर्म जैसे कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं। हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोग्रामेबल डिवाइस यूज़ करने वाले हैं, ये कोई मतलब कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है। ये एक जनरल डिस्कशन है। इसका ब्रांड से कोई लेना देना नहीं, एक नॉर्मल डिस्कशन है। हम जो भी प्रोग्रामेबल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोग्रामेबल डिवाइसेस की रैम कितनी है, रोम कितनी है, पावर कंजम्पशन कितना है, स्पीड कितनी है, और उसके बाद सीरियल पोर्ट्स और टाइमर्स कितने हैं। सीरियल पोर्ट्स मतलब सीरियली डेटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसके अंदर टाइमर्स कितने हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद हम कंट्रोलर को चूज करते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि कोई कॉस्टली कंट्रोलर चूज करना चाहिए, तो हम लोग कोई एक कम कॉस्ट का भी, मतलब आखिरी में जाके कॉस्ट पे जब बात आती है, तो बेसिकली हमें टास्क क्या परफॉर्म करानी है। यदि सिर्फ हमें नॉर्मली ऑपरेशन ही कराने ऑन ऑफ जैसे, तो कोई छोटे से छोटे कंट्रोलर लाइक ऑर्डिनो टाइप का, इस तरीके से कंट्रोलर्स को हम लोग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर PSOC, हमें सब सपोज दैट ऐसा करना है कि हमने कोई सर्वेलेंस सिस्टम बनाया IoT में कि इस कैबिन के अंदर कोई भी एंट्री करता है और हमने बाकायदा उसको ऑथेंटिक कर रखा है कि इन फेस के अलावा कोई भी फेस हमारे ऑफिस के इस कैबिन के अंदर ना आए, और उन 10 फेस के हमने सपोज दैट डिवाइस में कुछ इमेजेस डाल दी पहले से, प्री डिफाइंड इमेजेस, कि इनके अलावा भी कोई यदि ऑफिस में एंट्री करता है तो उसकी एक इमेज कैप्चर हो, और वो इमेज कैप्चर होके हमारे लिए मतलब ईमेल हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, या फिर टेलीग्राम हो जाए, या कुछ भी हो जाए इस तरीके से। तो उस जगह पे हम लोग रेस्पबेरी पाई जैसे प्रोसेसर्स को यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी कंट्रोलर्स का ध्यान रखा जाता है। तो ये काफी ज्यादा चीजें होती हैं कि हम लोग को कौन सा कंट्रोलर चूज करना, क्यों करना है। अब इसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम की यदि बात करें, तो कम्युनिकेशन मीडियम में यदि देखें तो वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग जिन वायरलेस डिवाइसेस का यूज करते हैं, वो वायरलेस डिवाइसेस में मेनली ये डिवाइसेस होती हैं, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, GSM, GPRS, RF, बहुत सारी चीजें। ब्लूटूथ पर्टिकुलर हमें एक 10 मीटर तक की रेंज में कोई डेटा शेयर करना है, तो वहां पे हम लोग ब्लूटूथ को यूज कर लेंगे। ब्लूटूथ वाईफाई के कंपैरिजन में कम कॉस्ट की होती है। हमें एक लोकल एरिया नेटवर्क में सपोज दैट 20 से 30 मीटर की रेंज में डेटा को शेयर करना है, तो हम वहां पर वाईफाई को यूज करेंगे। जिगबी किलोमीटर्स में नोड्स बना के शेयर करना है, तो हम जिगबी को यूज करेंगे। GSM सिर्फ मैसेज वाले कम्युनिकेशन के लिए। ये सारे के सारे किसी भी IoT प्रोडक्ट का पार्ट हो सकते हैं। और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई डिवाइस को मैं ऑपरेट कर रहा था UV वाली, RF, तो वहां पे हम लोग RF को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा एक वायरलेस डिवाइस और माइक्रो कंट्रोलर्स, स्पेशल दो चीजों की यदि बात की जाए, तो वायरलेस डिवाइस और माइक्रो कंट्रोलर्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। हम लोग कुछ इसके अलावा रोबोट सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ इस तरीके के रोबोट्स जो बेसिकली सर्विंग रोबोट जैसा काम कर रहे हैं। एक और मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक हमने रेल मित्रा मशीन पे काम किया था, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का वो प्रोडक्ट था, उसी तरीके के सेम प्रोडक्ट पे काम किया है, उसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सेम एक टेबुलर फॉर्म का रोबोट है, जो बेसिकली कोविड के टाइम पे सर्विंग रोबोट जैसा यूज हुआ है। बेसिकली ये सारी वो चीजें हैं जो पिछले 6 महीने के अंदर हुई हैं, वही आपसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जो दूसरा प्रोडक्ट हमने कॉपी किया था, या फिर किसी का देख के वैसा ही प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया था कि इस तरीके का कोविड के टाइम पे हमको एक सर्विंग रोबोट टाइप से बनाया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और जो यूवी के बारे में मैंने आपको बताया, यूवी का एक और मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एक बड़े लेवल से था। सपोज वो तो 70-75 की वॉट्स की यूवी थी, ये यूवी थे लगभग आपके पास इस सिस्टम में आपके पास 4 से 6 यूवी हैं। ये वही सेम प्रोडक्ट है जिसके लिए हम लोगों ने IoT डिवाइसेस इसके साथ इंस्टॉल की थी। ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बाद में काफी इंडस्ट्रीज के अलावा घर वगैरह में भी सर्व किए हैं, छोटे मोटे ऑफिसेस के लिए भी सर्व किए हैं। इस तरीके की मशीन है। इसमें एक और एनहांसमेंट हम लोगों ने किया था कि सपोज दैट इसको ऑपरेट, हम लोग तो अभी IoT या उस कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ PIR मॉड्यूल्स भी लगाए थे। इनकेस यूवी ऑन है और अचानक से कोई पर्सन आ जाए, तो भी यूवीज अपने आप ऑफ हो जाती हैं। चलिए, आपसे मैं एक डिस्कशन और किया था मैंने, एक रेल मित्रा नाम की मशीन है। रेल मित्रा जैसे रोबोट्स पे हमने काम किया है। अब इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
ये मशीन सिस्टम को सैनिटाइज भी कर रही है, ये मशीन कैमरा कैप्चर के साथ इमेजेस को भी शेयर कर रही है, ये मशीन के लिए सामने वाले पर्सन को कुछ सैनिटाइजिंग का सिस्टम भी है, ये मशीन RF ऑपरेटेड भी है, ये मशीन IoT ऑपरेटेड भी है। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ में, आपके साथ मतलब बैकग्राउंड वॉइस में आपको मशीन को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने किया है रेलवे का, चूंकि मृदुल सर वॉइस क्लियर है बैकग्राउंड वॉइस? No, sir. Actually, it is a bit low. बिट लो, मैं हाई कर रहा हूँ, अभी बताइएगा। Contact with those who अभी are सर? already affected by the virus. Yes, sir. If it is possible, a bit louder, else it's fine. Providing some services for COVID. Yes, sir. Now it's fine. ओके सर। Railmitra can be controlled with the help of an RF remote controller with a range of 500 meters. It will collect things like used plates, bottles, masks from the patients into its UV chamber on its return journey. Since it is kept in the chamber, the UV light in the chamber will disinfect those things. That will make those things safe to handle. Moreover, it is ensured that when the UV chamber is opened, the UV light gets turned off automatically. This is to avoid UV light exposure to the human body. An automatic hand sanitizer dispenser is also available. Since it is automatic, people need not touch anywhere in the sanitizer bottle. A 360-degree IP camera is fitted in Railmitra. Helps to see and talk to COVID-19 patients from a distance. We can access to the video recorded by the camera through mobile phone or computer. Apart from these services, Railmitra is set to disinfect contaminated floors also. For that, a targeted spraying system is fixed in it to spray disinfectants like sodium hypochlorite. 2 liters of such disinfectant can be carried at a time. In view of disinfecting the room where discharged patients stay, Railmitra is equipped with 2 add-on features. For disinfecting floors, an ultraviolet-based floor disinfectant system is also available. The disinfectant fume generator is one of the add-on features. This is to disinfect large objects. And one UV disinfection system, especially for disinfecting walls as well as the objects to which chemicals can't be sprayed. Sensor-based autonomous disinfection system is being added in Railmitra. The Railmitra will distribute essential things like medicines, food, water to COVID-19 patients. तो ये इस मशीन का काफी कुछ उपयोग हुआ था, क्योंकि मेरा ब्रदर यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। तो जब ये मशीन बन रही थी इन द मंथ ऑफ मई जून, उस टाइम पे मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हम लोगों ने भी कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर काम किया था। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT से रिलेटेड, IoT में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये तो सिर्फ बात हुई IoT की। अब इसके आगे एक और चीज है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। तो वो सेशन शिवांगी मैम अभी कंटिन्यू करेंगी।
मैम ओवर टू यू, आप AIoT कंटिन्यू कीजिए. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Sir ने आपके साथ में अभी काफी चीजें शेयर करी regarding the IoT, Internet of Things. Now, here comes artificial intelligence of things, short AIoT. So basically, jumping right to the AIoT और उसको समझने के पहले, let's discuss a little bit about what is artificial intelligence. See, the thought was came in 1960 to bring something जो पूरी तरह fully automate हो. There should not be any kind of human intervention to make a fully automatic humanoid. ये इस तरह से इनका 1960s में एक thought process था. But the thing is, एक fully automatic या humanoid जो सब कुछ काम जो एक human कर सकता है, वही चीज अगर एक रोबोट से करवानी है, so for that we need to program its brain. We need to make that machine intelligent artificially. So basically, in the artificial intelligence, the aim is to replicate the working of human brains. Now the thing is, when we were young, हम लोग जब बहुत छोटे थे, so we need to understand. हम लोग काफी सारी चीजें हमारे environment से सीखते थे. So that was a learning part of our brain. जैसे जैसे हम लोगों की age, as we gain the age, हमारे experiences increase होते हैं. Experiences in the name of memory. हमारी जो experiences होते हैं bad, good or something neutral, these all memories, experiences have been loaded in our brain. And उसके जो side effects हैं, अच्छे effects हैं, everything regarding that experience that we saw in our early stage, and right now, even if I'm speaking to you, this is also an experience for my brain. My brain is some kind of training itself, learning from this particular scenario, particular event. So basically, to make an intelligent system who will do the same work as the humans are doing, we need to train its brain. Or I should say, we have to replicate how the human brain works, its functioning, we have to replicate. Now, the important thing here is, our brain is also collecting data. The data is very, very important in this field, in the field of artificial intelligence. And artificial intelligence जिस भी domain के साथ में integrate हो रही है, basically why it is very easy to integrate artificial intelligence with different domain is because they all generate data, and data is very crucial thing. Because data talks a lot about behavior, the functioning, the feature, what is happening in that scenario or the events. So the most important thing, which is data, is the driver of artificial intelligent machines. Artificial intelligent machines become intelligent after learning from that collected data. So that's why in 1916 there the thought came कि हमें एक fully automatic या humanoid create करना है. So in the 1980s they came, or they thought before automating the things, what we need to train the brain. Now artificial intelligence basically सभी domain के साथ में integrate हो चुकी है. And artificial intelligence के भी within itself, there are so many domains. We are all well aware of the self-driving cars, right? Self-driving car is kind of artificial intelligence who has learned so many things from various kind of data. What kind of data? It can be visual data. It can be human behavior data. How someone walks on the road, how pedestrian walks while on the zebra crossing. What does it mean if the street lights are off or on? Do we need to on our headlights also? These kind of all the things are learned through the data by that particular machine. ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए डेटा बहुत क्रूशियल होता है. वी ऑलवेज सेव दैट डेटा बिकॉज देयर आर सो मेनी हिडन इनसाइट दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट particular data.
Why I am emphasizing on this particular field, that is data, because Sir talked about IoT, Internet of Things. Basically, sensors. Sensors do what? They collect the data. Data can be temperature, regarding someone's temperature, someone's calorie, how much calorie we have burned, right? Regarding their BP, blood pressure, regarding their sugar level, and everything. These are all what? The sensors are collecting this data. So if we have collected such data, can't we analyze it and make a very good or intelligent decisions over it? So let's come to our AIoT discussion, artificial intelligence of things. We can think of this particular domain as just like our eyes, our all sensory organs, eyes, tongue, ears, they collect the data, right? They collect data and our brain makes the decision, which is intelligent decision over it. If I'm saying there is some kind of a fire broke near my house, what I will do? So the fire has been there near my house. This is the data which is collected my eyes, which are my sensory organs. This data has been collected, and now on this data my brain will do some kind of decision making. And ये decision मेरा, who will be responsible for this decision making? Brain. But brain किस basis के ऊपर decision लेगा? Through my past experiences, memory, and everything that I have learned in my previous years. So if I have seen some kind of movie, some kind of information that I have gathered through newspapers, that at the time of fire, if any kind of fire broke in your near area, always call the 911. This is basically my memory that my brain has collected from some previous scenarios, and on that, on the basis of the hidden insights that my brain gained from that particular previous experience, now at the present moment I will take the decision based on it. So similarly, what now artificial intelligence is doing is basically through the sensors, through IoT devices, we are collecting as much data as possible. We are fetching that data, pulling that data to some kind of a data centers, some cloud. We are fetching the data from some industry where the IoT devices are attached to some robots. We are collecting the data, and that data is being transferred to some clouds thanks to the big data analytics. Because of the big data, we can collect as much data as possible, because to make a decision we should have insight to each and every scenario that is happening within the data. So this data which has been collected through the IoT devices will be pulled on the clouds, will be stored in the cloud or some kind of a data center. And on that cloud, we have created such system who will analyze this collected data. And during the analysis, what kind of analysis it will do? It will check for any kind of malicious thing, any kind of anomalies, any kind of different hidden insights that my as a statistician or some kind of thing, if you have given me some Excel sheet, or I cannot predict or I cannot detect some anomaly, that particular intelligent system which I have trained, I have made, and which is there on my cloud server, who will able to detect it. So let's take an example here. We all use wearables, right? Fitbits and everything. How medical industry, so basically those are having sensors, they collect the data. This particular wearables or these IoT devices, what it will do, they collect the patient's data. Let's say a medical company or the pharma company is making some kind of a health product, right? But they want to test it out. They want to drive a survey over it, whether their health plan, health product is beneficial or not. So what they will do, they just don't come into the market and sell that product to everyone. What they will do, they will collect patients.
they will take their sign, or if they are ready for this particular survey or not, they will take their जो भी उनका decision होगा वो under consideration होगा. Now what they will do, they will divide those collected patients into two parts. Let's call them A group and B group. They will distribute this particular wearables which will have sensors who will collect the data, their day-to-day patterns, sleeping pattern, their health status, every kind of status, blood pressure, sugar level, when they are waking up, how much time they are sleeping within a 24 hours of slot, every kind of data they will be collecting from each and every patient's, irrespective which group they are coming from, right? So now what will happen, A group को मैंने variables दिए, B group को मैंने variables दिए हैं. But on A group, मैं जो अपना ही particular health plan लेकर आई हूँ, I will be applying, I will be giving this health plan to them for at least 2 weeks, right? But B group, as it is अभी तक जैसा भी उनका routine चल रहा था, I'm not hindering that routine of the B group patients. Now, after 2 weeks, these sensors have collected data. I will fetch this data, again store it somewhere on the cloud. Now on the cloud, there is my artificial intelligence model who will analyze this A group data and B group data, will compare these two. And after comparing, after analyzing, if the company found that particular patients who are coming from group B are having a very good health status, their blood pressure is in control, their sugar level is in control, and everything related to that patient is basically have been improved, who have given this particular work health plans, right? तो बेसिकली ये 2-3 चीजें हैं, यहाँ पे एनालिसिस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है. सो वी कैन थिंक ऑफ दैट IoT डिवाइसेस आर बेसिकली सेंसर्स, जैसे हम लोगों के बॉडी में रहते हैं, और वहीं पे AI is being integrated with it to make a intelligent decisions over it. तो इस तरह से एक इंटेलिजेंट डिसीजंस और इफिशिएंट डिसीजंस मेकिंग यहाँ पे होता है. सर ने आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अब अलग से कोई डोमेन नहीं रहा है. Basically, these are all the applications. They are not basically possible. They are actually happening right now as we speak. Natural language processing. We are very well aware of the Siri, Alexa, what they do. We are commanding that particular assistant to show me some Wikipedia page regarding some theory or some research. It will show me, it will open the best research, best pages regarding that particular topics, right? If I'm asking that particular Siri or Alexa to play some good music according to some the weather, what it will do, it will play the songs according to my choice or the most popular ones, right? Virtual assistant, basically the most prominent one are basically chatbots. We are all well aware, most companies are using that chatbots because they want to increase the experiences of customers, right? So each and every application that you can see here where AI has been integrated, they all generate data. And this is why artificial intelligence can make that intelligent decision which they are known for. Robotics and soft robotics, Internet of Things, which are AIoT. I will give you one more example. You can see here is an example of computer vision. This is another domain in artificial intelligence, computer vision, where the data which is coming, it's in a form of visual, some kind of a visual scenario, visual image, visual event or something like this. That is captured by that is captured by camera or some recordings that are done by your surveillance cameras or something. So these kind of data which are in form of some photos or videos,
the analysis that being done on this particular type of data is a part of computer vision domain. Sir gave you an example about that facial recognition system, right? What happened in there? Our model has been trained on some particular faces. We have given some particular faces to our that particular model, and we have told him that these are the basically people who should be allowed into this particular cabin, right? Any face other than those registered persons, if comes in the peripheral of your camera is what, again, a sensor, or is kind of a capturing your technology or some kind of a instrument, right? It will capture that particular image or facial image of that person. It will analyze that particular face that the camera has detected, and if that person is not from all the registered people, if he is not coming from that registered people, what it will do, it will throw some kind of a caution or mail or some something alert message to that owner of that particular or to say cabin or something. So here also the data has been collected through some devices. It may be IoT devices, it may be any some electronic tools, in our case a camera. Again, what we are doing, we are collecting that data and analyzing it. So computer vision is basically deals with the data which is in a form of visual images, visual captures that are done by the cameras or some surveillances photographs. Now let's discuss a little bit more about this but second domain, which comes under the artificial intelligence. Now, the second domain, which is known as natural language processing. Alexa, Siri, Google Assistants, they are all are the part of natural language processing. I will just take one example for you. On the left hand side, you can see here कि मुझे एक mail आया है, right? I got some mail from my friend. Hey, will you join me for a cup of coffee? Below that, you can see some suggestions for me. Sure, what time? Sure, when? No, I can't. These are not the suggestions which are made by me. These are the suggestions that are given to me by Gmail's engine, Gmail's artificial model. So you can see here how intelligent it is. This particular features was not there 10 or 12 years ago in the Gmail. This is basically the evolving nature of natural language processing, which is one of the domain of artificial intelligence. Why natural language processing? Because my friend is asking me through English, asking me that particular question in English, that Gmail's artificial intelligence giving me the suggestions in that particular language only. So this is basically the natural language that humans speak. So input is also in a natural language, output is also in a form of a natural language. सर ने आप लोगों को साथ में एक वेल्डिंग रोबोट का वीडियो शेयर किया था. सो बेसिकली लेट्स कम टू द AI part of it. Let's discuss the AI part of it. Now, what happens in the industries is they have given the task to the robots to do some welding, some kind of operations, right? Who will tell me about the efficiency of that robots? Where I will get the information कि ये particular robot is deteriorating, ये इसका particular work जो है वो it is deteriorating. Who will give me this particular message or some kind of information? Here comes artificial intelligence. Our IoT devices are basically collecting the data regarding how much time it is taking to weld one particular chair, right? The time gap between first pulse to second pulse, right? If it is increasing, it means your particular welding domain or welding that bot is lagging. It is there is some kind of arbitrary nature that is shown by that particular bot because the data is saying so. So this is how you increase the efficiency. You can again send some supervisor
in that particular industry and will tell him ki, look, where is the problem, why this particular bot is not performing up to the mark. So I don't need some particular person or supervisor to go through all that data that has been collected during the daytime or the working time of that particular bots and everything. My AI is there to analyze all these collected data regarding the temperature, regarding the efficiency, and everything about them. So this is how artificial intelligence is integrating with IoT. So now the work of all these devices are just to fetch the data, and the brain part is basically done by the AI. So if I give you one literal or the bookish definition of artificial intelligence of thing is basically while the IoT connects the dumb devices to the internet, artificial intelligence gives them a brain, and together they are capable of basically changing the world, and they are doing so. So one more example, and the thing is now the question that has been raised by so many researchers in this particular domain, artificial intelligence of things, is your IoT devices are basically have very less memory, right? They are very small. They don't have this capability to hold such big model, artificial intelligence model, which is basically very heavy model because they have been trained on lakhs of data basically. So how it will take the decisions? I can't pull that particular model and switch or feed that particular heavy model on that particular IoT devices. So how to do this artificial intelligence of things? Now I told you, or we have again and again said that this particular model is on the cloud, and through this cloud services, what it will do, the data will be sent from this industry which is in Indore, let's say, and the data center where my model is, it is somewhere on the border of Maharashtra. So this data is being collected and is being sent to that particular data center, or the data center where it will collect all the data, and model is there who will be analyzing it. So this is one way through which artificial intelligence of things are working. Now there is one more way. The thing is, यहाँ से collect हो रहा है data which is in the industry is in Indore, और वो जा रहा है data somewhere जहाँ पे भी data center है आपका which is very far away from the where the industry is. जाना, यहाँ से data को जाना, वहाँ पे decision making होना, and वहाँ से decision आना, basically ये जो time gap है, it is known as latency in this field. ये मुझे किसी ना हद तक, आप अगर real time results चाहते हो, so right now this field is also lacking the real time decision making. Real time, अभी problem है, अभी के अभी results I need. Now, thanks to this, all big companies, Google, OpenAI, Amazon, who are Intel basically, who are basically working rigorously on making this decision making real time. And they have introduced such thing which is known as edge computing. So edge computing is doing what? It's shifting the collection, storage, and analysis of all this data collected from IoT devices and making the decision also at that particular industry or that particular level where these devices are attached. कोई डेटा सेंटर पे नहीं मॉडल है, वहां पे एनालिसिस नहीं होगा, जहां पे पर्टिकुलर आपका डेटा फेच हो रहा है, जहां पे भी एनालिसिस मतलब जहां से भी डेटा कलेक्शन हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वहीं पे आपने क्या कर दिया है, ऑन दैट पर्टिकुलर एज ओनली यू हैव एस्टेब्लिश दैट मॉडल थ्रू. Now the question is, IoT devices are not capable of this particular heavy models. So here comes the computing devices, edge computing devices. NVIDIA, Intel, Google, Coral. Coral is basically one of the Coral Edge TPU basically is one of the edge computing devices which accelerate the working of that AI models.
to make fast and real-time inferences. Inferences means to make the real-time decisions. So these are the things. And again, one more thing, they are still not up to the mark, but still the research is going on, and these big players are in work. Nvidia, Google, Intel, their OpenAI, and everyone is working on this, making this accurate, so that the time gap which is taken to collect the data, to send the data, to make the decision, to send the decision again back to that particular level, I need the real time decision, so this latency should be avoided. इस तरह से basically artificial intelligence of things is also being enhanced, और उसके कारण इसको integrate करने के कारण industries are also enhancing themselves. Maintenance, efficiency, जो robots हैं, जो working devices हैं, उन लोगों की through the AIoT, through the smart decisions is being enhanced. जो device problem दे रहा है, क्यों दे रहा है, the reason behind it, and कितने week से दे रहा है, this is also the data that is there which has been analyzed. So जो भी proper एक decision making होगा और जो भी supervision अब इस level पे जो लगेगा, that will be done, that will be taken correctly. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आपकी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज हैं, आपकी विंड एनर्जी, जो एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं, जो टर्बाइन, विंड टर्बाइंस हैं, और विंड मिल्स, और आपके जो वाटर के थ्रू या डैम्स के थ्रू जो एनर्जी मेकिंग करते हैं. Basically, these are industries who are also using this AIoT. The reason behind using this AIoT is just to make the work efficient. आप अगर 7 hours के लिए कोई इंजन रखते हो चालू, सो उससे प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, ना कि एक टाइप का वर्क चल रहा है एंड देयर इज नो सच गेन दैट यू आर टेकिंग आउट ऑफ दैट 7 hours ऑफ ओपनिंग दैट पर्टिकुलर इंजन. तो मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली इफिशिएंसी बढ़ाना है, उसी के साथ साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली कम होगी. अगर अननेसेसरी 7 hours के लिए कोई इंजन चलता है, if my data is saying so, what I will do, जो पिक्युलर टाइम होगा जहां पे इफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम रखना है किसी इंजन की, I will be starting that engine on that particular hour, and on the remaining time मैं उसको कम इफिशिएंसी पे चलाऊंगी, so that मेरे पास इंडस्ट्रीज को मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगती है. ये सब रीजंस है because of which ये artificial intelligence of things, ये जो domain है, is being introduced or it is being excessively used. And that's it for my part of seminar. But before stopping myself, I will just show you some 2 or 3 videos. बेसिकली वो एक छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स हैं. हम लोग कोई भी एक मॉडल बनाने के पहले व्हाट वी डू इज छोटे से प्रोटोटाइप्स चेक करते हैं, हाउ द इफिशिएंट, उसकी इफिशिएंसी चेक करने के लिए. सो अभी सभी के पास में वी ऑल वेल अवेयर कोविड का प्रॉब्लम था. एक्सरे इमेजेस एट अ टाइम, अब क्या होता है, एक डॉक्टर या एक पर्टिकुलर जगह से एक्सरे इमेजेस जनरेट हो रही है, उनको एनालाइज करने के लिए ह्यूमन जो एक एक्सपर्टीज लगती है, they are very small, मतलब वो लोग बहुत कम हैं. सो एक्सरे इमेजेस में कुछ इमेजेस ये भी होंगी जो एक नॉर्मल पर्सन की होगी, एंड वी आर ऑल्सो नो दैट कि जो कोविड है या कोई भी एक्सरे है वो थोड़ा थोड़ा न्यूमोनिया की तरह भी है. तो दिस थिंग हैपेंड दैट this particular group made an AI system who will go through all the X-ray images and will tell you whether this particular image is having COVID, pneumonia, or a normal X-ray images. On the basis of that theory, that research paper, which our interns and we learned, we made a prototype to just detect this particular disease, which is known as pneumonia, given some X-ray images, and made a model out of it. So I will just showing it to you. Sir, is video visible to you? Yes, ma'am. Yeah, I'm just gonna play it. So you can see here we made a small interface. The model is there behind the scenes, which is working.
Now what I will do, I will upload one of the image. So you can see here, I have uploaded this particular X-ray images. Now I will be submitting this, clicking on the submit option. Will wait for result. This is what I'm talking about, the latency gate. Yeah, here is the results. So that who is examining this particular, who gave me this result? This AI model that we need is giving me the result and just showing it to you, the statement. After examining this particular X-ray, yeah, this X-ray is having pneumonia. अब इसके आगे एक वर्क और होता है, where is that particular pneumonia? So यहाँ पे stop नहीं हुआ है AI. Now, if this particular image is having pneumonia, where it is? Now the next step will be this one, to locate the infection within this X-ray. If this X-ray has been classified as problematic. Again, I will clear this particular thing out, and I will take one more image and will upload it. We'll check for the pneumonia, whether this particular image is having pneumonia, X-ray image is having pneumonia or not. So this was an example where AI is giving you the result, and basically the accuracy was above 90. Above 90, the model was accurate, was 90% sure all the time. So the accuracy थी उसके answers की was very good. So this is how artificial intelligence, again coming in the domain of medical also. तो इसके कारण जो एक टाइम पे अगर 500 एक्सरे इमेजेस आपकी एनालाइज होती थी, उसके बेसिस के ऊपर अगर आप ये डिसीजन मेकिंग करते थे कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, दिस इज गुड, दिस इज ओके फाइन, अब क्या हो रहा है, द एआई इज गिविंग यू द आंसर. उससे अगर एक दिन में 500 एक्सरे इमेजेस एनालाइज हो रहे हैं तो द नंबर गॉट डबल्ड एंड विद द एक्यूरेसी. तो वो जो एक बर्डन था ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ पैंडेमिक, वो थोड़ा कम हुआ. एंड दिस इज बेसिकली अ रिसर्च that was implemented in some of the countries and hospitals. So this is how AI is driving each and every domain. So AI is not domain specific ultimately. Bhupen sir. Yes, ma'am. Yeah, I have completed Okay. part of AI. Okay, Madhu sir, that's all from our side. Okay, so before we move ahead, I would like to introduce our panelists and see if they have any questions. Firstly, I would invite Professor Disha Darj from Information Technology Department, Parul Institute of Engineering and Technology. Ma'am, please, if you have any question, you can ask right now to our experts. Sir, I would like to know much more about edge computing. You were saying that there are so many that provides that edge computing. So can you elaborate some much more your insights over the same? Yes, ma'am, sure. Edge computing, basically, these are the devices, they are the accelerators where, see, IoT devices are not capable of handling this heavy models, right? So we need some थर्ड पार्टी जो हमारा ये काम एज पे जाके बेसिकली वहां पे जाके कंप्यूटेशनली उसको एक्सेलरेट करे इसके वर्किंग को. So that's why we need some devices like Coral. Coral का HTPU. Coral is basically made by Google. जो एक प्रकार का एक डिवाइस है, who will handle all the working of that model, analysis, inferences and everything. Okay. Thank you, ma'am, for your answer. Next, Thank you, ma'am. Professor Javeer Kher from Computer Science and Engineering Department, Parul Institute of Technology. Sir, if you have any question. The session is very informative, basically, practically, and I think I have no doubt because I got the answer. Thank you, ma'am, sir. Okay, thank you, sir. Nextly, Professor Darshan Parmar from Information Technology Department, Parul Institute of Engineering and Technology, Diploma Studies. Sir, if you have any question. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. So the session was very good. It's quite information.
informative. I guess I have one doubt that how we can scale the IoT devices. How we can increase the scalability of our IoT devices. So is this a question to Yes, yes, yes. This is one minute. yeah. सर बेसिकली स्केल की यदि बात करें तो हम इसमें डिवाइसेस में डेटा को लेके क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं या फिर लाइक डिवाइसेस से नंबर ऑफ कितने आउटपुट्स लेना है आपका Yeah, क्वेश्चन I'm talking about the number of outputs. Yeah, I'm talking about the number of outputs. Sir, it depends on the microcontroller device. Suppose that if we are using 28 pin microcontroller जिसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ फिक्स्ड आउटपुट्स रहते हैं कि आप इतनी ही पिन को इस काम के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो 28 पिन में कुछ नियर अबाउट 21 पिन्स रहती हैं जो आईओ पिन्स रहती हैं, तो कुछ एनालॉग इनपुट के लिए कुछ डिजिटल के लिए। सपोज कोई किसी डिवाइस की स्विचिंग करानी है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज डिजिटल पिन। और यदि किसी पिन्स पे हमें सेंसर्स का डेटा देना है, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर, गैस सेंसर, प्रेशर सेंसर, तो वो हम लोग उस टाइम पे एनालॉग पिन्स को यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। इसी तरीके से हमें कम्युनिकेशन वायरलेस डिवाइसेस से करना है, सीरियल कम्युनिकेशन करना है, एट दैट टाइम हम लोग फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ सीरियल पोर्ट्स कितना है, नंबर ऑफ सीरियल पोर्ट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये देखना पड़ता है। तो वो डिपेंड्स करता है डिवाइस के ऊपर। Okay, sir. Thank you. I have no further question. Thank you, sir. Next, we have Professor Mansi Shah, Information Technology Department from Parul Polytechnic Institute. Ma'am, if you have any questions for our panel experts. Thank you, sir. Your session was very informative and it helps to students for their upcoming event. My question is basically, sir, is that what is the difference between this IoT and AIoT? And one time I heard that IIoT. So what is the difference of all these things are? Because students also ask this question to me that, ma'am, what is the difference actually all of this here? शिवांगी मैम आप Yes, sure. Yes, sir. AIoT is basically where IoT is not making the decisions. IoT protocols, the decisions are not being made by the IoT protocols. It is basically made by the artificial intelligence, that is that model, which have been trained to do the working or making the decision work. So our IoT devices are just there to collect the data, and जो डेटा कलेक्ट हुआ है उन्हें एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग वो एक पर्टिकुलर ट्रेन प्रीवियसली जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट डेटाज है, उन पे ट्रेन करा हुआ मॉडल विल मेक द फ्यूचर डिसीजंस, जो भी अब फ्यूचर में डेटा आएगा उसके बेसिस के ऊपर। So that's why this basically this is the name of that domain, this emerging domain. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you to all our panelists for our questions, all their questions, and of course our esteemed speakers. Firstly, again, I would like to thank Bhupendra sir again, who first of all used the very day-to-day examples and demonstrated live projects, due to which students will definitely generate more and more curiosity about Internet of Things. And secondly, again, as we could not introduce her properly, we would again like to welcome, although it's a bit late, Madam Shivangi Bhave ma'am, who is a data analyst at SIR's company. As we all know that artificial intelligence and Internet of Things are two of the most upcoming technologies, and the way she explained the amalgamation, how artificial intelligence can empower Internet of Things devices, must have been very insightful for our students. On behalf of Technical Events Cell, Parul University, I again thank the whole robotronics team for your time to us, sir, for your valuable knowledge that you shared. And another point that I would like, so that all our viewers know, sir decided that he will conduct the webinar in Hindi, so that many a times we all hear this concept, but due to the language barrier, many students are not able to grasp the concepts. So sir decided that today he will be conducting the whole session in Hindi, so that a wider audience is easily able to relate to the content.
So again, thank you so much, sir. We hope we have been good hosts to you, and we will like to see you in future again. And definitely, ma'am, you are asking for your experience. I guess as I was attending and all the panelists were attending, it was very good, especially the way you were demonstrating the projects on the video was very insightful for us. And from our students also on Facebook, we have been getting very positive responses. I hope we have been able to serve the purpose, and I'm definitely sure that based on what you have shared, many students would be inspired and inspired to come up with newer and newer ideas and develop products and projects of their own. Thank you so much, sir, for your time, and ma'am to you as well. Thank you, sir. Thank you. Sir, you're not audible. You're on mute. I'm sorry. Sir, if you have little bit time, then kindly go with the review link. I already share in a message box. Okay, we will try and we'll fill it on ourselves and try to circulate with students. Okay. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank And you thanks for for me, being. sir. Yeah, sir. Thank you. Okay. With this, I guess, sir, we can end. Thank you again for your time. To thank you to all the students who have joined us and all the participants who have joined us on Facebook as well. We hope you enjoyed the session. We hope you will come up with newer ideas and try to connect AI and IoT with each other. Thank you to everyone. We hope everyone had a productive time. Thank you, sir.